हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस या डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। दोनों ही हम इसको कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि रेगुलर लैंग्वेजेस या फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में जो डिसीजन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले डिसीजन प्रॉपर्टी होती है क्या, हम इसको समझेंगे। उसके बाद जानेंगे डिसीजन प्रॉपर्टी के टाइप्स और टाइप्स की डिफिनीशन, और जितने भी डिसीजन प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं उनको हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया, इन आर्डर टू अंडरस्टैंड डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर लैंग्वेजेस फर्स्टली वी हैव टू फैमिलियर विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें डिसीजन प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए होता है, और वो फाउंडेशन क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेगुलर लैंग्वेजेज या फाइनाइट ऑटोमेटा में दो तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, आइए हम देखते हैं। पहला है डिसाइडेबल प्रॉब्लम, दूसरा है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम होता है जिसको डिसाइड किया जा सकता है कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, और दूसरा है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जिसको जो अनडिसाइडेबल होता है, एक तरीके से जो सर्टेन नहीं होता है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं सॉल्व किया जा सकता है। इसकी डिफिनीशन देखिए, डिसाइडेबल प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एन एल्गोरिदम इज़ अवेलेबल। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर लैंग्वेजेस में एक तरीके की एल्गोरिदम अवेलेबल होती है जिसके थ्रू हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसी प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एल्गोरिदम, कोई तरीका अवेलेबल है कि हम उसी तरीके, उसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम डिसाइडेबल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगी। ओके। दूसरा है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें नो एल्गोरिदम अवेलेबल। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी एज सच एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई तरीका, कोई मेथड, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन ना हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको हम कहते हैं अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ओके। अब अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम की चार कैटेगरी होती है, इसके चार टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ एफ। जो डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस या फाइनाइट ऑटोमेटा की बात आज हम करने वाले हैं वो यहीं से आती है कि जो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में ही डिसीजन प्रॉपर्टी होती है, और वो डिसीजन प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है फाइनाइटनेस प्रॉब्लम, यहाँ पे जो डिसीजन प्रॉपर्टी होती है वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एल्गोरिथम अवेलेबल होता है वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम में आता है, और जो डिसाइडेबल प्रॉब्लम होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स क्या हैं। पहला है फाइनाइटनेस प्रॉब्लम या फाइनाइटनेस प्रॉपर्टी, इम्पिटीनेस, इक्विवेलेंस, मेंबरशिप। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि सर्टेन वैल्यू हो कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इम्पिटीनेस का मतलब होता है कि इम्पिटी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल होनी चाहिए। जो हमारी मशीन है वो सेम ऑफ, अगर 2 मशीन दी गई हैं तो वो सेम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करनी चाहिए। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, मेंबर का मतलब क्या होता है, सदस्य। अगर कोई स्ट्रिंग दी गई है तो उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज दी गई है उसका एज सच कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, वो एक्सेप्ट हो रही है फाइनल स्टेट पे जाके कि नहीं हो रही है। ठीक, आइए हम इसे डीप में देखते हैं। पहला हम देखेंगे इम्पिटीनेस प्रॉब्लम के बारे में। इम्पिटीनेस प्रॉब्लम, चेक वेदर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट इम्पिटी लैंग्वेज और नॉन इम्पिटी लैंग्वेज। इम्पिटीनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चेक करिए कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा दी गई है हमें वो इम्पिटी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है या नॉन इम्पिटी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। एज इम्पिटीनेस इज़ वन काइंड ऑफ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। जैसा कि इम्पिटीनेस जो है वो एक तरीके का डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, सो देयर इज एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर ये इम्पिटीनेस जो है वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम, एक सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक, और इम्पिटीनेस का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो नल वैल्यू को कंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इम्पिटी लैंग्वेज नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या नॉन इम्पिटी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल सा मतलब ये है। दूसरा हम देखते हैं फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। फाइनाइटनेस प्रॉब्लम क्या होती है, एज इट नेम सजेस्ट, चेक वेदर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई फाइनाइट ऑटोमेटा इज फाइनाइट और नॉट। जैसा कि इसके नेम के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि जो लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक, सपोज दैट आपके पास एक तरीके की स्ट्रिंग है a की पावर n, b की पावर n, और उसमें एक बाउंडेशन है कि n इज़ ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। दिस इज़ काइंड ऑफ फाइनाइट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे ये निश्चित कर दिया गया है जो एक n की वैल्यू होगी वो 5 के
5 से बड़ी होनी चाहिए या तो 5 के बराबर होनी चाहिए। पर वहीं पर एक दूसरी लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई, यहाँ पे आपको बस एक ही कंडीशन दी गई है कि जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, बाकी वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है फाइनाइटनेस प्रॉब्लम या फाइनाइटनेस प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेज दी गई है, जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट जो की जा रही है वो फाइनाइट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ए की पावर एन है, बी की पावर एन है और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हम बाउंड कर दिए गए हैं कि एन की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे यही सेम लैंग्वेज है और एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम बाउंड नहीं है, बस हमें एक ही कंडीशन दी गई है कि हम एन की वैल्यू जो पुट करेंगे वो 0 से छोटी नहीं रह सकती, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, और बाकी ये 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है और इनफाइनाइट तक जा सकती है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी हम देखिए, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, इट मीन्स दैट चेकिंग वेदर गिवन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट सेम लैंग्वेज और नॉट। ये इस प्रॉपर्टी से ये चेक किया जाता है कि जो हमारे पास दो फाइनाइट ऑटोमेटा हैं वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल, समानता। तो हमारे पास अगर दो फाइनाइट ऑटोमेटा दी गई हैं, दो डीएफए और एनएफए की मशीन दी गई है, तो हमें ये चेक करना है कि वो दोनों मशीन सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमें एक मशीन दी गई है फाइनाइट ऑटोमेटा की और यहाँ पे भी हमें एक मशीन दी गई है। यहाँ पे ए फाइनल स्टेट है, यहाँ पे सी और डी दो फाइनल स्टेट हैं और एक नॉन फाइनल स्टेट है ए। तो इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए पहले हम फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से मैच कराते हैं, पहली मशीन के फाइनल स्टेट को दूसरी मशीन के फाइनल स्टेट से मैच कराते हैं। दूसरा है इक्विवेलेंट चेक करने के लिए पहली मशीन के नॉन फाइनल स्टेट को दूसरी मशीन के नॉन फाइनल स्टेट से चेक कराते हैं। तीसरा है नॉट इक्विवेलेंट का केस होता है। नॉट इक्विवेलेंट के केस में जो नॉन फाइनल है वो फाइनल से मैच कराते हैं। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी लिया है जस्ट, वो यहाँ पे मशीन बनाया है हमने और इसका कंपैरिजन टेबल देखते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक, अभी हमने यहाँ पे देखा था इक्विवेलेंस के लिए फाइनल को फाइनल से मैच कराते हैं। तो पहली मशीन का एक जो फाइनल स्टेट है वो क्या है? ए है। दूसरी मशीन का फाइनल स्टेट क्या है? सी है। तो ए और सी को हमने लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास जितने इनपुट दिए रहेंगे उसको हम पहले देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट सिम्बल हैं, दोनों ही मशीन में सेम नंबर ऑफ इनपुट सिम्बल हैं, 0 है और 1 है, यहाँ पे भी 0 है और 1 है। ठीक, अब यहाँ पे हमने इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से मैच कराया। इस मशीन का फाइनल स्टेट ए है, इस मशीन का फाइनल स्टेट सी है। पहला ए और सी को हमने ले लिया। अब हम देखेंगे ए और सी 0 इनपुट पा के कहाँ जा रहे हैं। तो ए अगर 0 इनपुट रेट करके ए पर ही आ रहा है और जो सी है वो 0 इनपुट रेट करके डी पे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए कामा डी लिखेंगे। अब ए और सी 1 इनपुट को रीड करके कहाँ जा रहे हैं? ए को जब हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये बी पे जा रहा है और ये जो सी है जब हम इसको 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये ई पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बी और ई लिख दिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट है। तो हम फिर से इस मशीन के फाइनल स्टेट को और इस मशीन के फाइनल स्टेट को जो बचा हुआ है उसको कंबाइन करेंगे। तो हम यहाँ इस मशीन का फाइनल स्टेट ए है, हमने यहाँ पे ए लिया और इस मशीन का दूसरा जो फाइनल स्टेट है वो डी है, तो ए और डी को ले लिया। अब ए और डी 0 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहे हैं? ए तो 0 इनपुट रीड करके ए पर ही आ रहा है, पर डी 0 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहा है? डी पर ही जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए कामा डी लिख दिया। अब ए कामा डी जो है वो 1 इनपुट को रीड करके कहाँ जा रहे हैं? ए 1 इनपुट को रीड करके बी पे जा रहा है और डी जो है वो 1 इनपुट को रीड करके ई पे आ रहा है, बी कामा ई लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे बी कामा सी है जो है, ये एक जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको हम फाइनल से मैच करा रहे हैं। ठीक, बी यहाँ पे है नॉन फाइनल स्टेट और जो सी है वो फाइनल स्टेट है। सॉरी, नॉन फाइनल स्टेट को हम फाइनल स्टेट से मैच करा रहे हैं। ठीक, तो बी और सी 0 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहे हैं? बी जब 0 इनपुट रीड कर रहा है तो वो ए पे आ रहा है, सी जो 0 इनपुट रीड कर रहा है तो वो ई पर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बी यहाँ पे बी और सी को देखेंगे। बी जब 0 इनपुट रीड कर
बी जब जीरो इनपुट रीड कर रहा है तो वो ए पे आ रहा है, सी जब जीरो इनपुट रीड कर रहा है तो वो डी पे जा रहा है, बी और सी जब वन इनपुट रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, बी जब वन इनपुट रीड कर रहा है तो खुद बी पे आ रहा है, और जब सी वन इनपुट रीड कर रहा है तो वो ई पे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बी कामा ई है, बी कामा ई क्या है, बी एक नॉन फाइनल स्टेट है और ई भी एक नॉन फाइनल स्टेट है। हम नॉन फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट से चेक कर रहे हैं। बी कामा ई जीरो इनपुट रीड करके कहाँ जा रहे हैं, बी जब जीरो को रीड कर रहा है तो वो ए पे आ रहा है, ई जब जीरो को रीड कर रहा है तो वो सी पे जा रहा है। ठीक, और अब यहाँ पे हम देखते हैं बी कामा ई वन इनपुट को रीड करके कहाँ जा रहा है, बी वन इनपुट को रीड करके बी पे ही जा रहा है, और जो ई है वो वन इनपुट को रीड करके ई पर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ई का लूप बना हुआ है, ई वन इनपुट को रीड करके ई पर ही आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इस कंपैरिजन टेबल से हमें क्या पता चलता है, हमने इक्विवेलेंस के तीनों प्रॉपर्टी को चेक किया। पहले फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से चेक किया, दूसरा नॉन फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट से चेक किया, और तीसरा एक केस हम लेते हैं नॉट इक्विवेलेंट का, नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से हमने चेक किया। और ये जितने भी सारे हमारे पास कंपैरिजन टेबल बने हैं उसमें आप देखिए जब हम इस जीरो और वन इनपुट को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें सेम लैंग्वेज रिसीव हो रही है, ए कामा डी चारों में रिसीव हो रही है, बी कामा ई वन इनपुट पे बी कामा ई चारों केसेस में रिसीव हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट द एबव टू फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो फाइनाइट ऑटोमेटा ये और ये दी गई हैं ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हैं, इसीलिए ये इक्विवेलेंट हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा हम देखते हैं मेंबरशिप प्रॉब्लम को या मेंबरशिप प्रॉपर्टी को। चेक्स वेदर स्ट्रिंग एक्स इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉट। इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है फाइनाइट, वो जो हमारी स्ट्रिंग एक्स दी गई है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की गई कि नहीं की गई। दिस इज आल्सो डिसाइडेबल प्रॉब्लम, ये भी एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हमने देखा कि डिसाइडेबल प्रॉब्लम चार तरीके की होती है, फाइनाइटनेस, एम्प्टीनेस, इक्विवेलेंस और मेंबरशिप। ओके, इफ आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग इफ फाइनाइट ऑटोमेटा हाल्ट्स इन फाइनल स्टेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर हम किसी भी कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं और जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हम करा रहे हैं, अगर वो फाइनल स्टेट पे जाके हाल्ट हो गई तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज फॉर विच द गिवन ऑटोमेटा इज़ डिज़ाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है जिसके लिए हम एक्सेप्ट करा रहे थे वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, वो इस लैंग्वेज की मेंबर है, अदरवाइज नॉट। वो इस लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन की गई है वो स्ट्रिंग, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी स्ट्रिंग को पास कराया और वो स्ट्रिंग जाके वो फाइनल स्टेट पे हॉल्ट कर गई। हॉल्ट का मतलब सिंपली क्या होता है, रुक गई। अगर फाइनल स्टेट पे वो कोई भी स्ट्रिंग जाके रुक जाती है तो इसका मतलब हो गया कि वो एक्सेप्ट कर रही। अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं रुकी है तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गई है या फिर लूप फॉरएवर के केस में चली गई है। ठीक, तो अगर वो फाइनल स्टेट पे जाके हाल्ट हो गई तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज के द्वारा एक्सेप्ट की गई, वो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो दो केस होंगे, रिजेक्ट के और लूप फॉरएवर के। या तो मशीन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी या उसे लूप फॉरएवर के केस में डाल देगी। लूप फॉरएवर के केस का मतलब ना तो वो नॉन फाइनल स्टेट पर रुकेगी ना तो वो फाइनल स्टेट पे रुकेगी। और सपोज डेट अगर कोई एल्गोरिदम है वो ना तो नॉन फाइनल स्टेट पे रुक रहा है ना तो फाइनल स्टेट पे रुक रहा है, तो हमारा सिस्टम, हमारा कोड जो है, हमारा एल्गोरिदम जो है वो क्रैश हो सकता है। ठीक, और यही केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि मेंबरशिप प्रॉब्लम ये फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज की मेंबर नहीं है। एंड स्ट्रिंग स्टार्ट डब्ल्यू इज़ मेंबर ऑफ एल, डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। और अगर वो मेंबरशिप प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया, अगर जो हम स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करके पास करवाए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, अगर वो फाइनल स्टेट पे जाके हॉल्ट कर गई तो हम कहते हैं डब्ल्यू इज़ मेंबर ऑफ एल। जो हमारी स्ट्रिंग है वो एल की मेंबर है, दी हुई लैंग्वेज की फाइनाइट ऑटोमेटा की मेंबर है। डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, डब्ल्यू जो है एल से, लैंग्वेज से या फाइनाइट ऑटोमेटा से बिलोंग करती है। आई होप आपको डिसीजन प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि डिसीजन प्रॉपर्टी क्या होती है। डिसीजन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें दो तरीके की प्रॉब्लम को समझना होगा। इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इन रेगुलर लैंग्वेजेस प्रॉब्लम दो तरीके की होती है, एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम, दूसरा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एज सच कोई एल्गोरिदम, कोई तरीका, कोई मेथड, कोई सॉल्यूशन अवेलेबल हो। दूसरा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई तरीका, कोई सॉल्यूशन, कोई एल्गोरिदम नहीं होता है। ठीक,
डिसाइडेबल प्रॉब्लम जो होती हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं जो डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती हैं वो जो प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं उनको हम डिसीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। डिसीजन प्रॉपर्टी के 4 टाइप होते हैं, फाइनाइटनेस, इक्विवेलेंस, इम्पटीनेस और मेंबरशिप। फाइनाइटनेस क्या होता है? फाइनाइटनेस ये बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है वो फाइनाइट है कि नहीं है। जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा जिस स्ट्रिंग को जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है वो फाइनाइट है कि नहीं है। इम्पटीनेस क्या होता है? हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है वो इम्पटी है कि नॉन इम्पटी है। ओके। और मेंबरशिप क्या होता है कि जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करके पास कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो फाइनल स्टेट पे जाके हॉल्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो जा रही है। ठीक, वो होता है मेंबरशिप। इक्विवेलेंस क्या होता है? एट लास्ट इक्विवेलेंस ये होता है कि अगर हमारे पास 2 मशीन, 2 फाइनाइट ऑटोमेटा DFA या NFA या रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी बना के दिया गया हो, तो इम्पटीनेस इक्विवेलेंस ये बताता है कि वो जो 2 मशीन्स या 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या सेम लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।